देखिए, हमने लास्ट जो वीडियो थी उसमें अपने थायराइड ग्लैंड स्टार्ट की थी और थायराइड ग्लैंड की बेसिकली हमने एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और उसकी कॉन्जेनाइटल एब्नॉर्मलिटी के बारे में देखा था। आज हम एक नई डिजीज चालू कर रहे हैं थायराइड ग्लैंड के सेकंड पार्ट में, ग्वाइटर। ग्वाइटर क्या होता है? इट इज अ डिफ्यूज इलार्जमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड के लिए अपन क्या बोलते हैं? ग्वाइटर बोलते हैं। जो ग्वाइटर शब्द है वो लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है, गटर से। गटर का मतलब होता है थ्रोट। अब हम बात करते हैं इसके क्लासिफिकेशन की। तो देखिए, इसका जो क्लासिफिकेशन है बेसिकली 5 टाइप का रहता है। सिंपल ग्वाइटर, टॉक्सिक ग्वाइटर, नियोप्लास्टिक ग्वाइटर और थायरोइडाइटिस और अदर ग्वाइटर्स हम बोल सकते हैं। अदर कंडीशंस में अगर ग्वाइटर्स हो रहा है उसको। सबसे पहले हम यहाँ पे उठाएंगे सिंपल ग्वाइटर्स को। तो सिंपल ग्वाइटर्स के देखिए कितने टाइप्स रहते हैं। तो डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर, कॉलॉइड ग्वाइटर, नोड्यूलर ग्वाइटर, सोलिटरी नॉन टॉक्सिक नोड्यूल ग्वाइटर, रिकरेंट नॉन टॉक्सिक नोड्यूल ग्वाइटर। देन हम बात करते हैं टॉक्सिक ग्वाइटर की। तो देखिए, टॉक्सिक ग्वाइटर में हम क्या क्या पढ़ेंगे? ग्रेव्स डिजीज के लिए, मल्टी नोड्यूलर के लिए और टॉक्सिक नोड्यूल के लिए और रिकरेंट टॉक्सिकोसिस के लिए पढ़ेंगे। देन हम बात करते हैं न्यूप्लास्टिक की। तो न्यूप्लास्टिक में हम 2 चीज़ पढ़ेंगे, बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर। देन हम बात करते हैं थायरोइडाइटिस। तो थायरोइडाइटिस किस किस कंडीशन में डेवलप होता है? तो हाशीमोटोज ऑटोइम्यून जो डिसऑर्डर होता है, थायरोइडाइटिस होती है उस कंडीशन में, सब एक्यूट और ग्रेनुलोमेटस जो रहती है उस कंडीशन में, या रेडल्स थायरोइडाइटिस की कंडीशन में को पढ़ेंगे हम। देन अदर कंडीशन की हम बात करें तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से अगर थायरोइडाइटिस, ये जो थायराइड ग्वाइटर है वो डेवलप हो सकता है। अब हम बात करते हैं सिंपल ग्वाइटर की। सिंपल ग्वाइटर में हम क्या देखेंगे? सिंपल ग्वाइटर क्या है, या फिर हम इसको बोल सकते हैं नॉन टॉक्सिक ग्वाइटर। दिस इज ग्वाइटर, ये मेनली फॉर्म होता है स्टिमुलेशन ऑफ जो TSH है उसके द्वारा। देखिए, हम इसको बेसिकली समझने की कोशिश करते हैं। हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था कि कैसे रेगुलेट किया जाता है थायराइड हार्मोन को, हम उसी को कोरिलेट रखते हुए पढ़ेंगे। देखिए, अगर बॉडी में किसी वजह से क्या हुआ, किसी भी वजह से थायराइड जो ग्लैंड है उसने T3 और T4 को बनाना कम कर दिया, उस केस में हमने देखा था कि क्या हो रहा था कि TSH क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा, और TSH इंक्रीज होने की वजह से वो थायराइड ग्लैंड पे आके एक्ट करेगा और वहाँ पे क्या हो जाएगी? हाइपरप्लेजिया हो जाएगी, और हाइपरप्लेजिया की वजह से क्या डेवलप हो जाएगा? ग्वाइटर डेवलप हो जाएगा। अब ग्वाइटर डेवलप होने के पीछे कुछ रीजन्स हो सकते हैं, कुछ ईटियोलॉजी हो सकती हैं। सबसे पहली हो सकती है कि फैमिली हिस्ट्री। अगर फैमिली हिस्ट्री, अगर उसको जन्म से ही कोई प्रॉब्लम है, मेटाबॉलिक कोई डिसऑर्डर है, या फिर जेनेटिक हिस्ट्री, ऑटोसोमल एक रिसेसिव जीन है, अगर उसकी वजह से ये प्रॉब्लम उसको हो सकती है। एंडेमिक ग्वाइटर, देखिए एंडेमिक ग्वाइटर क्या रहते हैं? ये आयोडीन की डिफिशेंसी की वजह से होती हैं। साथ में जैसे कि लाइक हिमालयन रीजन, हिमालयन जो पहाड़ी का जो इलाका रहता है, वहाँ पर जब बारिश होती है तो वहाँ की बारिश के साथ में जो सॉइल रहती है या मिट्टी है उसकी जो मिनरल्स है वो बह के वहाँ से चले जाते हैं, और वहाँ पे उगने वाली सब्जियों में आयोडीन की कमी रहती है, और उसको लॉन्ग टाइम तक उन सब्जियों को यूज कर रहा है वहाँ का पेशेंट, और साथ में आजकल जो आयोडीन युक्त जो नमक है उसको भी यूज नहीं कर रहा है। तो ऐसे केस में क्या रहेगा? आयोडीन की कमी हो जाएगी, और आयोडीन की कमी होने की वजह से शरीर में ग्वाइटर डेवलप हो जाएगा। अगली क्या कंडीशन हो सकती है? डिसहार्मोनोजेनेसिस, यानी कि जो एंजाइम है या जो हार्मोन है वो नहीं बनना है। जैसे हमने पढ़ा था, कौन सा? पेरोक्सीडेज एंजाइम था। फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था पेरोक्सीडेज एंजाइम था, और पेरोक्सीडेज अगर एंजाइम अगर नहीं लिया तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोसेस था आयोडाइड से आयोडीन बनने का वो क्या होगा? ब्रेक हो जाएगा, है ना। आयोडाइड से आयोडीन बनने का जो प्रोसेस था वो ब्रेक हो जाएगा, और आगे जाके T3 और T4 क्या होगा? नहीं बन पाएंगे। देन हम बात करते हैं ग्वाइटेरोजेंस की। ग्वाइटेरोजेंस यानी कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो हम खाने में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं जिनमें आयोडीन नहीं है या लो आयोडीन वाले रह रहे हैं। जैसे हम बात करते हैं कुछ वेजिटेबल्स की। वेजिटेबल्स यानी जो ब्रेसिका फैमिली, स्पेशली हम बात करें ब्रेसिका फैमिली में कौन आता है? जैसे कॉलीफ्लावर हो गया और कैबेज हो गया। अगर इनको हम लॉन्ग टाइम तक अगर यूज करें तो हमारे प्रॉपर शरीर में ऑक्सीजन नहीं मिल, वो आयोडीन नहीं मिल पाएगा, और आयोडीन ना मिलने की वजह से हमें क्या डेवलप हो जाएगा? ग्वाइटर डेवलप हो जाएगा, या फिर सोयाबीन। देन अगला आता है, कोई हम ड्रग ऐसी ले रहे हैं जैसे एंटी थायराइड ड्रग ले रहे हैं, या फिर हम जैसे थायोसाइनेट ड्रग ले रहे हैं, उस कंडीशन में भी ग्वाइटर डेवलप हो सकता है।
अब हम बात करते हैं फिजियोलॉजिकल कंडीशन। कुछ फिजियोलॉजिकल कंडीशन भी रहती हैं जिनकी वजह से जो ग्वाइटर है वो डेवलप हो जाता है, जैसे हाई मेटाबॉलिक डिमांड। अगर क्या हाई मेटाबॉलिक डिमांड रहती है, किस कंडीशन में रहती है? जब प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी रहती है, क्योंकि उस टाइम पे आयोडीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है, तो उस कंडीशन में भी ग्वाइटर डेवलप हो सकता है। अगला आता है स्पोरेडिक ग्वाइटर। ठीक है, स्पोरेडिक ग्वाइटर की वजह से स्पोरेडिक ग्वाइटर भी हो सकता है। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी की या पैथोजेनेसिस की, कि ये ग्वाइटर है कैसे डेवलप हो रहा है। तो हम फिर से वही जो पहले देखा था, हम उसी हिसाब से इसको कोरिलेट करेंगे। नंबर 1, हमने कोई लो डाइट आयोडीन युक्त भोजन लिया लॉन्ग टाइम तक, या फिर हमने डिसहार्मोनोजेनेसिस हो गई, उस वजह से क्या होगा, बॉडी में जो थायराइड ग्लैंड है वो प्रॉपर हार्मोन को नहीं बना पाएगी। इस कंडीशन में क्या होगा कि हम जो हाइपोथैलेमस हो वहाँ से क्या निकालेगा, TRH निकालेगा, और TRH एक्ट करेगा कि एंटी पिट्यूटरी ग्लैंड पे, वहाँ से निकलेगा TSH ज़्यादा निकलने की वजह से ज़्यादा सीक्रेट होगा, और वो जो फॉलिकुलर जो सेल्स हैं जो T3 T4 को बनाती हैं, उनमें क्या हो जाएगा, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी हो जाएगी। अल्टीमेटली क्या होगा, ग्वाइटर डेवलप हो जाएगा। ठीक है, इसको हम 3 स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले स्टेज में TSH का क्या हो रहा है, स्टिमुलेशन मिल रहा है, जिसकी वजह से जो एक्टिव फॉलिकल्स हैं, ठीक है, उनमें क्या होगा, हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी होगी। सेकंड स्टेज में क्या होगा, देखिए सेकंड स्टेज में जो फॉलिकल्स हैं वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, इलार्ज हो जाएंगे, साथ में उनमें कॉलॉइड फ्लूइड जो है वो ज़्यादा मात्रा में भर जाएगा। कॉलॉइड फ्लूइड तो रहता ही है, लेकिन उसकी मात्रा क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी। थर्ड स्टेज में अगर कॉलॉइड फ्लूइड की मात्रा बढ़ती गई और साइज बढ़ता गया, तो अल्टीमेटली लास्ट स्टेज में वो क्या बनेगा, कॉलॉइड ग्वाइटर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या देखने को मिलेगा कि सबसे पहले हम एज देख लेते हैं कि जो डिफ्यूज टाइप का ग्वाइटर है वो किस एज में आता है, तो टीनेजर्स में हमें कॉमनली देखने को मिलता है। और जो नोडुलर ग्वाइटर है वो हमें किस केस में देखने को मिलता है, तो अबव 30 ईयर्स के बाद हमें देखने को मिलता है। कॉलॉइड जो ग्वाइटर है वो 25 साल के समथिंग हमें देखने को मिलता है। अगर हम सेक्स की बात करें तो मेल और फीमेल का जो रेशियो वो 9:1 का देखने को हमको मिलता है, यानी कि फीमेल ज़्यादा इनको अफेक्ट रहती हैं, ज़्यादातर जो फीमेल्स रहती हैं उनको ग्वाइटर होता है, ज़्यादा फीमेल्स को। अगर हम बात करें सिम्टम्स की, तो ज़्यादातर जो पेशेंट है, मोस्ट ऑफ पेशेंट हमें एसिम्टोमेटिक देखने को मिलेंगे। ज़्यादातर पेशेंट में हमें क्या है, सिम्टम्स नहीं मिल रहा है देखने को, बट कुछ सिम्टम्स अगर हमें देखने को मिलेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। देखिए हम जितनी भी थायराइड ग्वाइटर से रिलेटेड डिजीज पढ़ेंगे, में सब में हमको मिडलाइन स्वेलिंग देखने को मिलेगी, और ज़्यादातर केसेस क्या रहेंगे, एसिम्टोमेटिक रहेंगे। हमको ये चीज़ याद रखना है, आगे भी हमको काम आएगी। साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा, डिस्फेजिया देखने को मिलेगी, डिजीनिया देखने को मिलेगी, हॉर्नेस ऑफ वॉइस देखने को मिलेगी। देन हम बात करें नेक की, तो नेक की जो वेन्स रहेंगी उनमें भी हमें स्वेलिंग देखने को मिलेगी। साथ में पेशेंट को एक फीलिंग रहेगी, टाइटनेस ऑफ द नेक, मतलब नेक में ऐसा टाइटनेस जैसी उसको हमेशा फीलिंग्स रहेगी। देन हम बात करें साइन की, तो साइन हम जब इंस्पेक्शन करके देखेंगे तो हमें डिफ्यूज स्वेलिंग देखने को मिलेगी थायराइड ग्लैंड की, है ना। और साथ में जब वो कोई भी चीज़ को निगलेगा तो साथ में जो स्वेलिंग रहेगी वो क्या करेगी, मूव करेगी। इंट्रा थोरेसिक एक्सटेंशंस देखने को मिल सकती है, थायरोडाइटिस देखने को मिल सकती है, और कई बार क्या होगा, कार्सिनोमा भी इसमें डेवलप हो सकता है। देन हम बात करेंगे इसके सब टाइप की, जो सिंपल ग्वाइटर था इसके हम सब टाइप की बात करेंगे। एक डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर की बात करते हैं, तो इसकी देखिए मेन कॉज क्या रहती है, वही आयोडीन डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। आयोडीन इनिशियल स्टेज में इसमें क्या रहेगा, आयोडीन की डिफिशियंसी से हो रहा है। इनिशियल स्टेज में बहुत लंबे समय तक TSH का लेवल क्या रहेगा, इंक्रीज रहेगा, और TSH का लेवल इंक्रीज होने की वजह से जो फॉलिकुलर सेल्स हैं थायराइड ग्लैंड की, उनमें क्या हो जाएगी, हाइपरट्रॉफी हो जाएगी या हाइपरप्लेसिया हो जाएगी। बट लॉन्ग टाइम तक लगातार हाई लेवल होने की वजह से TSH का एक समय के बाद TSH का लेवल क्या होगा, कम हो जाएगा। जब TSH का लेवल कम होगा तो वहाँ पे बहुत जो सारी जो सेल्स हैं फॉलिकुलर सेल्स, वो क्या हो जाएंगी, साथ में इनएक्टिव हो जाएंगी, लेकिन उनके अंदर कॉलॉइडल फ्लूइड भरा हुआ है, और साथ में बहुत सारी सेल क्या हो गई हैं, इनएक्टिव हो गई हैं। अब जो सेल इनएक्टिव हो गई हैं उनको अपन क्या बोल रहे हैं, कॉलॉइडल ग्वाइटर के नाम से जान रहे हैं। ठीक है, हम ये क्या है, जो डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर है ये पूरी तरीक़ा से रिवर्सिबल कंडीशन है। यहाँ पे अगर हम L-थायरॉक्सिन मेडिसिन यूज करते हैं तो इसको हम रिवर्स लेके आ सकते हैं।
देन हम बात करते हैं कॉलॉइड ग्वाइटर की। देखिए कॉलॉइड ग्वाइटर की जो कॉमन एज है वो कितनी है, 25 ईयर्स। और टीनेजर्स के जो बच्चे हैं उनमें हमें रेयरली देखने को मिलती है। हम पहले ही देख चुके हैं कि ये फॉर्मेशन इसका कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या हुआ, जो सिंपल ग्वाइटर हुआ, सिंपल ग्वाइटर में हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर की बात करी थी हमने कि इस जो ग्लैंड है उसमें एक्टिव फॉलिकल्स हैं उनमें, लेकिन उन्होंने क्या किया है, थायराइड हार्मोन को बनाना कम कर दिया है, उस वजह से उनका इन्लार्जमेंट हो गया है TSH लेवल की वजह से। अब इन्लार्जमेंट हो गया, उसमें कोलाइडल फ्लूइड बहुत ज़्यादा भर गया है, तो लास्ट में बहुत सारे जो सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, इनएक्टिव हो जाएंगी, और इनएक्टिव होने के बाद वो क्या बनाएंगे, कॉलॉइड ग्वाइटर बनाएंगे। ठीक है, जब हम इसको पाल्पेट करके देखेंगे, है ना, पाल्पेबल करके देखेंगे, पाल्पेट करके देखेंगे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि डिफ्यूज स्वेलिंग देखने को मिलेगी, साथ में हमें सॉफ्टनेस की फीलिंग्स आएगी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मल्टी नोड्यूलर। देखिए मल्टी नोड्यूलर क्या है, हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर है उसकी एंड स्टेज है। ठीक है, अगर हम यहाँ तक इसको पेशेंट को ट्रीट नहीं करते हैं तो मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर के बाद पेशेंट में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर में। ये सबसे कॉमन हमें किस में देखने को मिलेगा, फीमेल्स के अंदर सबसे ज़्यादा कॉमन देखने को मिलेगा। मल्टी नोड्यूलर जो ग्वाइटर है वो एंड स्टेज है किसका, डिफ्यूज हाइपरप्लास्टिक ग्वाइटर का। इसमें क्या रहेगा, बहुत ज़्यादा एक्सेसिव मेटाबॉलिक डिमांड रहती है एंड एक्सेसिव इन्लार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का। ठीक है, ईटियोलॉजी की हम बात करें तो हमें प्यूबर्टी ग्वाइटर क्या होगा, प्यूबर्टी ग्वाइटर, प्रेगनेंसी ग्वाइटर। देखिए प्यूबर्टी और प्रेगनेंसी ये क्या है, फिजियोलॉजिकल ग्वाइटर है, बट अगर ये ट्रीट नहीं हुआ और ये बना रहा तो आगे जाके ये कॉलॉइडल में कन्वर्ट होगा, और देन कॉलॉइडल से लास्ट में जाके कन्वर्ट किस में हो जाएगा, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर में कन्वर्ट हो जाता है। नोड्यूलर ग्वाइटर में देन मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर में कन्वर्ट हो जाता है। आयोडीन की डिफिशेंसी से हो सकता है, ग्वाइटेरोजेंस की कमी से हो सकता है, या डिसहार्मोजेनेसिस है उसकी वजह से भी मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर हो सकता है। ये तो इसके ईटियोलॉजी हुई। अब हम बात करते हैं इसकी पैथोजेनेसिस के बारे में। देखिए हम बात कर रहे हैं, वही फंडा है जो हमने पहले देखा था कि जो रेगुलेशन था, हमने रेगुलेशन के बारे में बात करी थी, उसी के बेस पे समझेंगे। बहुत लंबे समय तक क्या हुआ, TSH का लेवल बढ़ा रहा शरीर में, उसकी वजह से क्या हुआ, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हुई ग्लैंड के अंदर, डिफ्यूज हाइपरप्लेजिया हुई, और हाइपरप्लेजिया होने के बाद में कुछ टाइम बाद जो हार्मोन था TSH उसमें फ्लैक्चुलेंस आने लगे, यानी कि उसकी जो रेंज थी वो कम होने लगी। उसके बाद क्या होगा, जो बहुत सारे जो एरिया थे जिसमें एक्टिव सेल्स थी उसमें बहुत सारी सेल क्या होंगी, इनएक्टिव हो जाएंगे। एक्टिव और इनएक्टिव दोनों सेल टाइप की दोनों देखने को हमें मिलेंगे। साथ में जो एक्टिव नोड्यूल्स है वो बिकम, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें वेस्कुलरिटी देखने को मिलेगी, बहुत से ज़्यादा ब्लड सप्लाई देखने को मिलेगी। लास्ट में क्या होगा, वहाँ पे हमें हैमरेज देखने को मिलेगा, बहुत सारी सेल्स के अंदर जो सेल इनएक्टिव हैं वहाँ पे हमें हैमरेज देखने को मिलेगा। साथ में हमें नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, ठीक है, सेंटर में उसके नेक्रोसिस देखने को मिलेगी, और अल्टीमेटली क्या बनाएगा, नोड्यूल फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। अब नोड्यूल फॉर्मेशन हुआ, फिर हमें नोड्यूल फॉर्मेशन में हमें एक टाइप का देखने को मिला कि यहाँ पे जो बहुत सारी सेल हैं वो कैसी रहेंगी, इनएक्टिव रहेंगी। सेंटर की जो सेल्स हैं वो कैसी रहेंगी, इनएक्टिव रहेंगी, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया, नेक्रोसिस हो गई। बट उसके सराउंडिंग की जो सेल्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, एक्टिव रहेंगी, बहुत सारी सेल्स। धीरे धीरे एक नोड्यूल्स बनेगा मेन, फिर धीरे धीरे 2 नोड्यूल्स बनेंगे, देन मैनी नोड्यूल्स बनेंगे, लास्ट में क्या होगा, मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर फॉर्म हो जाएगा, जैसे हम MNG शॉर्ट में बोलते हैं। अब हम बात करते हैं इसके क्लिनिकल फीचर्स की। हमें क्लिनिकल फीचर्स में हमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो कॉमनली हमें फीमेल में देखने को मिल रही है, हमने बात करी थी। इसके रेशियो की हम बात करें 10:1 देखने को मिलता है। एज की हम बात करें तो 20 से 40 साल की एज में हमें मल्टी नोड्यूलर ग्वाइटर ज़्यादा देखने को मिलता है। सिम्टम्स हमें क्या देखने को मिलेंगे, हमने बात करी थी, स्वेलिंग देखने को मिलेगी, डिस्पोनिया देखने को मिलेगा, ठीक है, डिजनिया देखने को मिलेगा, और डिस्फेजिया देखने को मिलेगा, एंड कई बार कैल्सिफिकेशन हो जाता है, यानी कि हार्ड स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। देन हम बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन की, हमें क्या कॉम्प्लिकेशन क्या क्या देखने को मिलेंगे, तो सेकेंडरी थायरोटॉक्सिकोसिस में कन्वर्ट हो सकता है ये, यानी 30% केसेस में। फॉलिकुलर कार्सिनोमा डेवलप हो सकता है थायराइड ग्लैंड में 10%, और हैमरेज देखने को मिलते हैं, जो नोड्यूल बने हैं वहाँ पे हमें हैमरेज देखने को मिलेगा। ट्रेकियल ऑब्स्ट्रक्शंस देखने को मिलेगा, और कई बार हमें कैल्सिफिकेशन देखने को मिलता है। देन हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टिगेशन की, कि हमें अगर पेशेंट आया है हमारे पास तो हमें ग्वाइटर का, तो हमें क्या क्या इन्वेस्टिगेशन कराना है। तो पेशेंट का CBP कराना है, थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना है, और नेक का एक्सरे कराना है, USG कराना है, और FNAC कराना है। कई बार हम बेरियम मेल एक्सरे कराते हैं और लेरेंजियोस्कोपी भी कराते हैं। लेरेंजियोस्कोपी इसलिए कराते हैं कि जो वोकल कॉर्ड है उसकी मोबिलिटी देखने के लिए करते हैं।
देन हम बात करते हैं कि इसका प्रिवेंट कैसे करें, कि हम कैसे बचें ग्वाइटर से। तो बचने के लिए हमें अगर जो एंडेमिक एरिया है जहाँ पे आयोडीन की कमी है वहाँ पे हम आयोडीन सप्लीमेंट लेना चाहिए या मतलब वहाँ के जो एरिया है वहाँ पे सप्लीमेंट देना चाहिए। देन हम क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं कि अगर नोड्यूल अगर फॉर्म हो गए, तो अगर नोड्यूल से पहले की कंडीशन है तो हम उसको मेडिसिन के द्वारा क्या है कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन नोड्यूल बन गए हैं, फिर ऐसे केस में हमको क्या कर सकते हैं, हम सर्जरी कर सकते हैं पेशेंट की ना, सर्जरी कर सकते हैं ताकि आगे जाके वो उसके कॉम्प्लिकेशन में कार्सिनोमा डेवलप ना हो, उससे पहले हम सर्जरी करके उसको रिमूव कर सकते हैं। अब हम सर्जरी यहाँ पर 2 प्रकार की सर्जरी करते हैं, या तो सब टोटल थायरोडाइटिस करते हैं, थायरोइडेक्टोमी करते हैं, या टोटल थायरोइडेक्टोमी करते हैं। सब टोटल थायरोइडेक्टोमी क्या होता है कि इसमें क्या होगा, ऑपरेशन करते हैं अपन, ऑपरेशन करते हैं, साथ में इसको रिमूव करते हैं, उसके एक पार्ट के लिए रिमूव करेंगे, या तो एक लोब के लिए रिमूव करेंगे, यानी जितना अफेक्टेड पार्ट है उसको रिमूव करेंगे, या तो राइट लोब या लेफ्ट लोब या फिर स्टमक को रिमूव करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम एक चीज़ याद रखते हैं जब भी ऑपरेशन करते हैं कि जो रिकरेंट जो लेरेंजियन नर्व है, ठीक है, वो डिस्टर्ब ना हो, उसको कोई हार्म ना पहुंचे, उसको प्रोटेक्ट करते हुए, और पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको प्रोटेक्ट करते हुए हमको क्या करना होता है, सर्जरी करनी होती है। और बाद में उसमें अपन क्या देते हैं ऑपरेशन के बाद, तो 0.2 mg थायरॉक्सिन देते हैं, उसके सिम्टम्स को लगभग 2 से 5 साल तक उसको यूज करते हैं मेडिसिन को। देन टोटल थायरॉइडेक्टोमी, अगर पूरी थायरॉइड ग्लैंड में अगर प्रॉब्लम हो गई तो हमको क्या करना पड़ेगा, पूरी थायरॉइड ग्लैंड को रिमूव करना होगा। उसमें क्या करेंगे अपन, कॉम्प्लिकेशन, उसमें हमें कई कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, जैसे जो रिकरेंट जो लेरेंजियन नर्व है वो क्या होगी, डैमेज हो जाएगी, तो वहाँ पे हमें उस पैरालिसिस देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने में, पैराथायरॉइड ग्लैंड डिस्टर्ब हो गई तो उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैल्सीमिया देखने को मिलेगा, ठीक है। और साथ में हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो पैराथायरॉयड जो ग्लैंड है उसको हमें अवॉइड करना है, लेकिन वो कई बार जब पूरी थायरॉयड ग्लैंड निकालते हैं तो वो भी कई बार डिस्टर्ब हो जाती है। अब हम बात करें इसको मेडिकली, हम जो स्मॉल नोड्यूल्स हैं उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो हम उन्हें ट्रीट कर सकते हैं टैबलेट थायरॉक्सिन के द्वारा। इसकी डोज है 0.1 mg से लेकर 0.2 mg तक डेली देते हैं। देखिए अगली वीडियो में हम बात करेंगे टॉक्सिक ग्वाइटर के बारे में देखेंगे। आज हमने सिंपल ग्वाइटर देखा और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे टॉक्सिक ग्वाइटर, ठीक है। जब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।